दोस्तों जय हिंद। देश के सबसे बड़े नामचीन और वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार पुण्य प्रसून वाजपेयी के बारे में अगर हम बात करें तो वो सत्ता की कमियों को खोज खोज कर निकालते हैं और सरकार की जितनी भी आलोचना हो सके, नीतियों की, पॉलिसियों की, उनके कामकाज की, उनमें कमियां खोज खोज कर निकालने वाले का बंदे का नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी। अपने विवाक टिप्पणी, विवाक राय के लिए वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अब फिलहाल वो टीवी अखबार की दुनिया से दूर हैं और इस वक्त वो अपना खुद का यूट्यूब चला रहे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी ऑफिशियल के नाम से। और उन्होंने एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट के अगर शब्दों को समझना चाहें तो उन शब्दों में बहुत कुछ है, अपने आप में समझने के लिए बहुत कुछ उसमें भेद है जो आप समझ सकते हैं। और ये उन्होंने जो ट्वीट किया है वो कहीं दूर का नहीं, जो हालिया चुनाव हो रहे हैं लोकतंत्र में, लोकतंत्र की चूंकि बुनियाद माने जाते हैं चुनाव, इलेक्शन, और जो नेता चुन करके आते हैं संसद में, विधानसभा में जाते हैं, वहां अपनी नुमाइंदगी देते हैं, तो उन पर टिप्पणी की है पुण्य प्रसून वाजपेयी ने। और क्या कहा है वो समझना आपको बेहद जरूरी है और उनके शब्दों को समझना होगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक ट्वीट किया है, ताजा ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि जनता को मूर्ख बनाने का चुनाव। और जनता को जो मूर्ख बनाने का चुनाव है उसके बाद क्या क्या लिखा है उन्होंने 3 पॉइंट लिखे हैं। उसमें लिखा है कि बंगाल के 16 जिलों में ममता को छोड़ बीजेपी में आए नेता ममता के विरोध में। फिर दूसरा लिखा है कि शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ, बंगाल केरल में कांग्रेस के विरोध में। और तीसरा लिखा है कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट के साथ पर केरल में विरोध में है। यानी केरल में जब बात की जाती है तो केरल में विरोध में है कांग्रेस, जबकि बंगाल में लेफ्ट के साथ है। तो आखिर इसके एक एक शब्द का मायने क्या है? पहले शब्द को आप समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के 16 जिलों में ममता छोड़ बीजेपी में आए नेता ममता के विरोध में। यानी बीजेपी में आज जो शामिल हुए हैं वो कोई और नहीं, कोई गैर नहीं है। वो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, चंद घंटों पहले आप एक तरह से ये मान लीजिए कि जो लोग आ रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो खुद ममता के करीबी नेता थे। वो खुद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक हिस्सा हुआ करते थे। अपने अपने इलाकों में वो अपने नाम से पहचाने जाते थे, टीएमसी के नाम से। ममता बनर्जी की छाप लगी हुई थी उनके ऊपर। लेकिन आज क्या है? आज हालात बदल रहे हैं। आज वही बीजेपी के में शामिल हो चुके हैं, वही टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सबके सब तो चले गए हैं। शुभेंदु अधिकारी तो बहुत बड़े नाम माने जाते हैं, ये शामिल हो गए हैं किसमें? बीजेपी में। और इसके साथ छोड़िए मुकुल रॉय, वो भी टीएमसी के नेता माने जाते थे, आज किसमें हैं? बीजेपी में। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ठप्पा अगर माना जाए तो मुकुल रॉय के ऊपर, वो किसमें है? बीजेपी में है। तो किस तरह से चेहरे बदलते हैं, लेकिन दोहरा चरित्र देखिए। दोहरा चरित्र बात करिए कांग्रेस का, और खासतौर से शरद पवार की बात कर ली कि इस जमाने में कांग्रेस की ये भी चेहरा हुआ करते थे शरद पवार, बाद में राष्ट्रवादी उन्होंने बना ली, एनसीपी बना ली। तो शरद पवार के बारे में पुण्य प्रसून वाजपेयी ये लिखते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र में तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन केरल में और बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं है, विरोध में। ऐसा क्यों? तो क्या ये जनता जो वोट करती है, कभी कांग्रेस के नाम पर, कभी बीजेपी के नाम पर, कभी टीएमसी के नाम पर, कभी सपा, बसपा या कोई भी पार्टी के नाम पर अगर वो वोट करती है तो क्या बेवकूफ है? शिवसेना के साथ वो विरोध में थी इलेक्शन में, और शिवसेना के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ी कांग्रेस, और जब सरकार नहीं बनी तो फिर उसी शिवसेना के साथ सरकार बना ली। तो क्या आखिर जनता ने जो वोट दिया था वो किसके पक्ष में था और किसके विरोध में था? ये तो लोगों का मजाक बनाना हुआ। और ये गठबंधन करके, साठगांठ करके इस पार्टी में से उस पार्टी में आने वाले लोग, इनके भविष्य को आप क्या कहेंगे? जब मन भर जाएगा बीजेपी से तो फिर वापस तृणमूल में आ जाएंगे, कह देंगे गलती थी, वापस आ गया। लेकिन आखिर इसको आप समझेंगे क्या? जनता अपने आप को क्या समझे? वो तो एक मिजाज बना के चलती है कि हमें फला नेता को वोट देना है, फला पार्टी को वोट देना है। तो ऐसे में उसके वोटों का क्या होगा? और बात करते हैं फिर केरल में, बात करते हैं केरल, बंगाल, तमिलनाडु, सब तो इलेक्शन हो ही रहे हैं। तो कांग्रेस को लेकर के उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस बंगाल में तो लेफ्ट के साथ है, बंगाल में लेफ्ट के साथ है, लेकिन केरल में लेफ्ट के खिलाफ है, लेफ्ट के साथ केरल में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो पार्टियां लोकतंत्र बचाने के नाम पर, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक होने का दावा करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोकतंत्र में सेकुलरिज्म खराब है या बुरा है, लेकिन आप मौजूदा दौर में सेकुलरिज्म की हालत पे तो जरा गौर करिए। सेकुलरिज्म क्या रह गया है? जब जिस पार्टी में है, सेकुलर पार्टी में है, जब तक आपका मन कर रहा है तब तक आप सेकुलर हैं, और फिर जब आप
सत्ता बदल गई या पार्टी बदल गई तो फिर आप सेकुलर नहीं रह गए। यही तो हो रहा है, कांग्रेस में भी यही हो रहा है। सेकुलर पार्टियां अगर खुद के सेकुलर होने का दावा करती हैं तो उन्हें सेकुलरिज्म के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कौन से इलेक्शन में हम जीतेंगे। इलेक्शन में जीतने का एक तरीका यह भी होता है कि हम अपने कैंडिडेट को ना भी खड़ा करें या ये कह दें कि फला फला को हराना है, फला कम्युनल फोर्स को हराना है या बीजेपी को हराना है। मसलन मान लीजिए बंगाल का इलेक्शन हो गया, अब बंगाल में तो लेफ्ट और कांग्रेस एक है, बीजेपी अलग लड़ रही है और ये दोनों पार्टियां अलायंस करके एक तरह से आप समझिए कि बंगाल में बीजेपी और लेफ्ट और कांग्रेस मिल करके ये सारे लोग ममता बनर्जी को हराने के लिए लड़ रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को इस बार हम खत्म कर देंगे, अपनी सरकारें हम लाएंगे, चाहे भले ही आप कांग्रेस को ले लीजिए, वही बात कहती है लेफ्ट को ले लीजिए, चाहे वही बात आप जो है कह दीजिए बीजेपी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि वोट तो बटेंगे, तो फिर सेकुलर वोट तो आपस में बट जाएंगे और शायद यही बटना ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वोट परसेंटेज पे अगर आप गौर करेंगे तो कोई बहुत बड़ा वोट परसेंटेज बीजेपी के साथ नहीं जाता, लेकिन चूंकि सेकुलर वोट आपस में बढ़ जाते हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने मकसद के लिए, अपने अपने उद्देश्यों के लिए, क्योंकि जब ये बढ़ जाते हैं आपस में तो फिर उभर कर आती है भारतीय जनता पार्टी और जीतती है। और शायद वोटों का बढ़ जाना, सेकुलर वोटों का बढ़ जाना ही बीजेपी की जीत की असली कहानी है और असली राज भी आप इसे मान सकते हैं। आप असम में देख लीजिए बदरुद्दीन अजमल को। बदरुद्दीन अजमल जब तक कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे तब तक जो है वहां पर सेकुलर सरकार बनी हुई थी कांग्रेस की, लेकिन जब कांग्रेस ने छोड़ा बदरुद्दीन अजमल भी अलग लड़े। इस तरह से कई इलाकों के कई पार्टी जो है वो छुटपुट तरीके से आपस में ही लड़ते रह गए और बीजेपी आई और चंद वोट पा करके वो जीत गई। आखिर इससे नुकसान किसका हुआ? और कांग्रेस की तो छवि एक सेकुलर के तौर पे मानी जाती है। और याद रखिए अभी हैदराबाद में चंद दिन पहले ही म्युनिसिपल इलेक्शन हुए हैं और आंध्रा में जाकर के खुद राहुल गांधी ने रैली किया। किसके खिलाफ? असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। वही असदुद्दीन ओवैसी जो खुद को सेकुलर कहते हैं और सेकुलरिज्म के अलंबरदार बनते हैं, वही कांग्रेस भी अलंबरदार बनती है सेकुलरिज्म की। लेकिन फिर हुआ क्या? कांग्रेस चाहती तो सेकुलरिज्म को सेफ रखने के लिए, बचाए रखने के लिए वो समर्थन भी कर सकती थी। बाकी जो अलग अलग स्टेट में, मैं हैदराबाद नहीं लूंगा, बाकी जो स्टेट है चाहे यूपी हो, बंगाल हो, यानी जो जिस इलाके में मजबूत है आप उनको सपोर्ट कर देते। लेकिन नहीं, सत्ता सबको प्यारी है, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सत्ता सबको प्यारी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी ने जो कहा है जनता को मूर्ख बनाने का चुनाव, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि सब कुछ को ले दे करके आप लोग तो आपस में गलबहियां कर ले रहे हैं, लेकिन बेवकूफ कौन बना? जनता बनी। जनता ने किसके खिलाफ वोट किया और जनता ने किसके पक्ष में वोट किया, उसके वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी चीज को बताया है पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी ने। फिलहाल पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी का जो ट्वीट है, इस बयान को लेकर के आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।